चलिए बस क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिन्होंने आना था वो आ गए होंगे होपफुली। अच्छा बच्चों देखो, सबसे पहले मस्कुलोस्केलेटल में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सबसे पहले ये ऑस्टियोपोरोसिस, ये वाला टेबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, इनमें से ये सेल्स इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से पैराथायराइड का कौन फंक्शन करता है, और फंक्शनिंग के लिहाज से ना ये वाला ऑस्टियोब्लास्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे कुछ हाइवर्जन कैनाल्स, ठीक है, और वॉल्कमैन कैनाल और ऑस्टियोइड क्या होता है, ठीक है। ये जियोमेड वाला निमोनिक, इसमें कौन सी अपीयरेंस होगी एक्सरे पे, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ से गाउट का आता है आपका कि टोफाई और साथ में बिगटो का, ठीक है, यूरेट क्रिस्टल्स, एलोप्यूरिनॉल और जेंथीन ऑक्सीडेज की, ठीक है, ये डिफेक्ट जो सा पाथवे, और सीरो गाउट का सच नहीं। फिर ये आपका जो सा है, ये मेडिसिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टेबल। ऐसा नहीं है कि सर्जरी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेडिसिन के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये वाला। फिर इधर ऑस्टियोमाइलाइटिस आपका जो सैल्मोनेला के लिए और स्टेफ ऑरियस के लिए कौन सा है, ठीक है। रूमेटाइड, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इन दोनों का डिफरेंस। बाकी ये वाला टेबल रटा हुआ है माइस्थेनिया और लैम्बर्टिन। तो चलो अब जल्दी जल्दी एक क्विक रिव्यू से हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम करने लगे। अच्छा जी, पेशेंट है, बोन पेन्स है, हैविंग नॉर्मल कैल्शियम। देखो सबसे पहले बोन पेन्स, नॉर्मल कैल्शियम, इंक्रीज एएलपी। जबकि हमें एक बात बताओ कि जब हम वो कहते हैं उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, उसमें क्या होता है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शरी में कैल्शियम की बात करें, सबसे पहले कैल्शियम की बात कर लेते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में कैल्शियम क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। पैराथायराइड का काम क्या है, कैल्शियम की रिजॉर्प्शन और फॉस्फेट को फ्लश करना, ठीक है। तो ये होगा, और पैराथायराइड खुद क्या करेगा, इधर इंक्रीज हुआ होगा। सब में पैराथायराइड की ज्यादा फंक्शनिंग है। अब जो सीकेडी के पेशेंट है उसके साथ सेकेंडरी में आता है कि कैल्शियम कम है, फॉस्फेट ज्यादा है, ठीक है। और विटामिन डी की भी कैल्शियम के साथ क्या होगी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, एक्सेस होगा। प्राइमरी में मैम, हाँ जी, किडनी डिजीज में कैल्शियम नहीं होगा तो विटामिन डी किडनी का क्या डिजीज होगा। कम हाँ, होगी, किडनी डिजीज कम में होगी, तो कम होगा। ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन का क्या काम है, एरिथ्रोपोइटिन कैसे होगा, इरिथ्रोपोइटिन भी कम होगा मैम। कौन से सेल से किडनी रिलीज डिजीज होता है एरिथ्रोपोइटिन। मैम, पेरिट्यूबुलर। पेरिट्यूबुलर, इसका और कोई नाम है। अच्छा, जब ये नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को किस तरह देंगे, एरिथ्रोपोइटिन सब कट लगा देंगे, ठीक है। अच्छा जी, फिर है आपके पास टर्शरी, टर्शरी में आपके पास सब चीजें इंक्रीज करेंगी। तो वो कह रहे हैं कि नॉर्मल कैल्शियम, बताने का मकसद ये है कि इसको आपने ये हाइपर, ये सब किसकी कॉजेज है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के साथ कंफ्यूज नहीं करना। इंक्रीज एएलपी, ठीक है, मगर नॉर्मल कैल्शियम, ठीक है, नॉर्मल कैल्शियम कैच पॉइंट है इधर। दूसरी चीज है मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम, तो क्या है, पेजेट्स डिजीज। हाँ जी, ये कौन सी डिजीज है, इसका क्या होता है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। सॉरी एक सेकेंड, उससे पहले मुझे बताओ किडनी का कार्सिनोइड ट्यूमर कौन सा है। नहीं, किडनी का जो एक है ना, वो एमसीक्यू भूल गए, पोलीसाइथीमिया, इसका क्या है। एक टर्म होती है इसके लिए, मुझे वो टर्म भूल गई है, बट उसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। अरे जी हाँ, तो पेजेट्स डिजीज में ट्रीटमेंट क्या करोगे आप लोग। कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन दोगे आप इसको, ठीक है, कैल्सिटोनिन दोगे। अच्छा देखो, अब इसके बाद है ऑस्टियोपेट्रोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। हाइपरपैराथायरॉयडिज्म का तो सारा मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया। ऑस्टियोपेट्रोसिस में क्या हो रहा होता है और ऑस्टियोपोरोसिस में क्या हो रहा होता है। ऑस्टियोपोरोसिस में बेसिकली डिक्रीज होता है बोन का मैस, ठीक है, या डेंसिटी जिसे कहते हैं। जबकि मिनरलाइजेशन जोन सी है, नॉर्मल होती है, नॉर्मल
मिनरलाइजेशन, मिनरल्स कौन से, कैल्शियम और फॉस्फेट वगैरह। तो ये सीरम कैल्शियम, फॉस्फेट और एएलपी, ये सारी चीजें नॉर्मल होंगी पैराथायराइड। इसमें बोन डेंसिटी का प्रॉब्लम होगा ऑस्टियोपोरोसिस में। ऑस्टियोपोरोसिस किसके रिलेटेड होता है, एजिंग के रिलेटेड कौन सा होता है, और जो हार्मोन्स के रिलेटेड कौन सा होता है। मैडम ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो हार्मोन से रिलेटेड होता है। कौन सा, ऑस्टियोपोरोसिस हाँ जी, किस हार्मोन से रिलेटेड होता है, ईस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, ठीक है। जो मेनोपॉजल वुमेन होती है, पोस्ट मेनोपॉजल, उनमें एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली बोन में आपकी कैल्शियम के साथ एसोसिएटेड एब्जॉर्प्शन और वो सारी चीजें करा रही होती है। मिनरलाइजेशन नहीं, डेंसिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये एज रिलेटेड डेंसिटी जो सी काम, मिनरल्स आपको नॉर्मल है, पैराथायराइड बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस के बाद ऑस्टियोपेट्रोसिस में क्या है, मैडम इसमें ऑस्टियोक्लास्ट इसमें मैडम जी मुझे बताओ कि ये जो सेल लीनिएज है पहले वो कर लेते हैं, फिर ऑस्टियोपेट्रोसिस में आता है, ठीक है। देखो, एक सेल है ऑस्टियोब्लास्ट, एक है ऑस्टियोसाइट्स, एक है ऑस्टियोक्लास्ट। बोन की रीमॉडलिंग के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट प्लस ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट प्लस ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट प्लस ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, ये लाइन लिखी है विच, ठीक है, ये एमसीक्यू है आपका। ऑस्टियोक्लास्ट प्लस ऑस्टियोब्लास्ट, ब्लास्ट फॉर्मेशन में और क्लास्ट रीअब्सॉर्प्शन में, ठीक है। तो एक बोन बन रही है, तो अगर एक चीज बन रही है तो देखो ना, अल्लाह ताला ने भी सिस्टम रखा हुआ है कि एक विशेष साइकिल है, पैदा होना है मरना है, पैदा होना है मरना है, ठीक है। तो सेम है कि रीअब्सॉर्प्शन होनी है और फॉर्मेशन होनी है, ठीक है। तो ऑस्टियोब्लास्ट जोन से हैं वो फॉर्मिंग है, ऑस्टियोक्लास्ट जोन से हैं वो आपके वो करेंगे ईटिंग वाले, ठीक है। मैक्रोफेजेस टाइप के, मोनोसाइट टाइप के, ठीक है। हेमेटोपोइटिक इनका ओरिजिन होता है, ऑस्टियोक्लास्ट का होता है हेमेटोपोइटिक ओरिजिन है, और ये एज एक्ट करेंगे मोनोसाइट मैक्रोफेजेस ईटिंग वाले, ठीक है। अच्छा जी, जबकि ये ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स का आपका मिजेंजियल, मीजेनकाइमल, ठीक है, मिजेंजियल, मीजेनकाइमल, ठीक है, मीजेनकाइमल ओरिजिन। मीजेनकाइमल मतलब किधर से, जिसे हम कहते हैं मीजोथीलियम और मीजोडर्म, ये एमसीयू आते हैं ना, ठीक है। चलो, ऑस्टियोजेनिक सेल्स हैं, स्टेम सेल्स हैं, डिवाइड करते हैं माइटोटिकली। ऑस्टियोजेनिक स्टेम सेल्स हैं, डिवाइड करते हैं माइटोटिकली। चलो, मुझे बताओ एएलपी से रिलेटेड कौन सा है, ऑस्टियोब्लास्ट, बोन फॉर्मिंग सेल्स कॉजेज मिनरलाइजेशन थ्रू किस तरह, कैल्शियम डेपोजिशन, फॉस्फेट को फ्लशिंग करके, ठीक है। ये एक एमसीक्यू हो गया आपका ये वाला, एएलपी से रिलेटेड। दूसरी है ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेज, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेज ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। तो जो आपकी बोन जो ग्रोथ हार्मोन जो आपकी लीनियर होती है ग्रोथ बोन की, उसके लिए कौन है, ये ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डिक्रीज ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या कर रहा होता है, कोलेजिन को एट्रोफी कर रहा होता है, ठीक है। तो ये आपकी जो बोन ग्रोथ्स हैं कोलेजिन से रिलेटेड सबकी डिक्रीज एक्टिविटी करेगा, ठीक है। चलो, कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस जो हमने अभी पीछे पढ़ा, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या हो रहा था, डेंसिटी डिक्रीज कर रही थी या मास डिक्रीज कर रहा था बोन का। स्टीरॉइड्स, पोस्ट मेनोपॉजल में एस्ट्रोजन, ठीक है। हाइपर पैराथायराइडिज्म भी इसकी एक कॉज है, किडनी डिजीज भी इसकी एक कॉज है, ठीक है। तो प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, सॉरी हाइपर पैराथायराइडिज्म है, जो सेकेंडरी वाली है किडनी डिजीज ये होगी। अच्छा, ऑस्टियोसाइट्स क्या हैं, दीज आर मेच्योर बोन सेल्स, पहले ऑस्टियोब्लास्ट हैं, ये देखो ऑस्टियोजेनिक सेल्स हैं, डेवलप्स इनटू ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं बोन मैट्रिक्स फॉर्मेशन, फिर ये आपके जाएंगे ऑस्टियोसाइट्स में, ठीक है। ऑस्टियोसाइट्स कौन से, मेच्योर बोन सेल्स हैं, ठीक है। समझो ऑस्टियोब्लास्ट से आए हैं और उसके मेच्योर फॉर्म ये हैं, ठीक है। और ये किधर होते हैं, लेक्यूने के अंदर होते हैं, लेक्यूना के अंदर, ठीक है, बोनी लेक्यूना के अंदर। वो क्या होती है वो भी देखते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा आपका, ऑस्टियोक्लास्ट होंगे, फंक्शन इज इन रिजॉर्प्शन, ब्रेकडाउन ऑफ बोन मैट्रिक्स। अच्छा जी, तो अब आ गया ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है।
ऑस्टियोक्लास्ट आप क्या करेंगे, रीमॉडलिंग में अलोंग विद ऑस्टियोब्लास्ट आएंगे और ये बोन की रिजॉर्प्शन करेंगे और ये कहाँ पे होंगे, हाउस शेप्स लेक्यूना में, ठीक है। अब वो किधर है वो हम देख लेते हैं। ये अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो, ऑस्टियोसाइट्स जोन से हैं आपके लेक्यूना में, ऑस्टियोब्लास्ट, और ये क्या करेंगे, मेच्योर बोन सेल्स है एक चीज। दूसरी चीज है ऑस्टियोक्लास्ट रिजॉर्प्शन ऑफ द बोन या डिसॉल्विंग ऑफ द बोन और रिमॉडलिंग में, और साथ में ऑस्टियो लेक्यूना में पड़े हुए हैं। ये है हमारे पास हैवर्जियन कैनाल्स, ऑस्टियोसाइट्स हैं ये, ठीक है। ये बोन की कैनालिकुला है और ये ऑस्टियन, ये जो सर्कुलर सी स्ट्रक्चर है ये ऑस्टियन है, इनके अंदर होती है हैवर्जियन कैनाल्स। वो मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट, ये लगी है, ये देखो, ये सेंट्रल कैनाल है जहाँ पे ये वाली, ठीक है, जहाँ पे आपके पास ये सेंट्रल इसकी ब्लड वेसल है, ठीक है, मेडुलरी कैविटी के अंदर। ये मेडुला है, कॉर्टेक्स अंदर होता है, मेडुला बाहर होता है। किस तरह होता है, ये मेडुला अंदर होता है, कॉर्टेक्स बाहर होता है। बोन में क्या होता है जी, ये बताओ मैडम कॉर्टेक्स बाहर होता है, मेडुला अंदर। जी, ठीक है। ये देखो, मेडुला जो उनसे अंदर है और कॉर्टेक्स बाहर की तरफ है, ठीक है। ये एपिफिसिस, डायफिसिस, ये, और ये एंड कौन सा होगा, डिस्टल एपिफिसिस, और मेटाफिसिस कहाँ होगा, एपिफिशियल एंड प्लेट्स होती हैं, इसे ग्रोथ प्लेट्स होती हैं, वो फिर उसका रेमिनेंट हो जाएगा आपका एपिफिशियल लाइन। इससे ऊपर जो होता है ये होती है मेटाफिसिस, ठीक है। मेटाफिसिस के बाद ये जो लॉन्ग बोन है, शाफ्ट जिसे कहते हैं, वो है आपकी डायफिसिस, ठीक है। फिर एक होती है कॉम्पैक्ट बोन, एक होती है स्पॉन्जी बोन, ठीक है। कॉम्पैक्ट बोन जो सी है वो आपकी, ये देखो, ये कॉम्पैक्ट है, स्पॉन्जी अंदर है। स्पॉन्जी मतलब ऐसे स्पॉन्ज शेप, रफेंड सी, ठीक है। और जो आपकी स्पॉन्जी बोन के अंदर क्या पड़ा हुआ है, मेडुलरी कैविटी। तो इस तरह आपको पहले ये, और मेडुलरी कैविटी के अंदर क्या है, बोन मैरो, ठीक है। तो बोन मैरो अंदर है, फिर मेडुलरी कैविटी है, फिर आपके पास स्पॉन्जी बोन है, फिर आपके पास कॉम्पैक्ट बोन है और बाहर पेरियोस्टियम है। समझ लग गई। अब वो बाज दफा देते हैं कि जो एंड ऑफ द एपिफिसिस है उसको कौन सप्लाई कर रहा है, ठीक है। और साथ में वो देगा आपको, साथ में वो आपको देगा कि हाँ, तो न्यूट्रिशनल आर्टरी देगा, एपिफिशियल, एपिफिशियल करना है आपने, ठीक है। और ये एपिफिशियल लाइन किसका रेमिनेंट है, एपिफिशियल ग्रोथ प्लेट का, ठीक है। तो इस तरह अब हम आ जाते हैं, मेडुला फिर किधर हुआ, अंदर हुआ, ठीक है। अब ये मेडुला में मेडुलरी कैविटी है, उसके अंदर से ब्लड वेसल्स आ रहे हैं। ये हमारे पास सेंट्रल केनाल है, ठीक है। इस सेंट्रल केनाल में आपके पास हैवर्जियन केनाल्स हैं, ठीक है। ये वाला हिस्सा आपका कॉम्पैक्ट बोन है, ये है स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन में सारा मेडुलरी वाले। अब कॉम्पैक्ट बोन में बेसिकली कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं वो देखने जरूरी हैं। एक होगा ये आपका वॉल्कमैन कैनाल, ठीक है, ये सारा स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाला, ये हो गया आपके वॉल्कमैन कैनाल। एक हो गया ये लेमिला, ठीक है, पेरियोस्टियम के बाद जो उनसे लेमिलाज हैं। और ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर है ये आपका ऑस्टियोन है। ऑस्टियोन के अंदर आपका क्या है, ब्लड वेसल है, ठीक है। और जो आपकी कॉम्पैक्ट बोन है वहां पे आपकी वॉल्कमैन कैनाल्स है और बाहर जो से आपके लेमिलाज है, ठीक है। तो जो लेमिला में पड़ा हुआ है, जो लेक्यूनर स्पेसेस हैं, ठीक है, लेक्यूनर स्पेसेस किधर है, ये देखो, सेंट्रल हेवर्जियन कैनाल सिस्टम में ये लेक्यूनर पड़े हुए हैं। तो लेक्यूनर में क्या पड़ी हुई है आपकी, ऑस्टियोसाइट्स पड़े हुए हैं, और जो आपका हाउस शेप लेक्यूना है वो उधर क्या पड़े हुए हैं आपके, ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। अब वो वॉल्कमैन कैनाल और आपका हेवर्जियन कैनाल का पूछेगा आगे एमसीक्यू। एक वॉल्कमैन याद रखो और एक ये हेवर्जियन कैनाल्स याद रखो। अभी इसका एमसीक्यू कहते हैं। एक वो कहेगा कि लीनियर और ऑब्लिकली जोड़ है, ठीक है, वो कौन सा है। रिगार्डिंग ऑस्टियोजेनेसिस विच इज करेक्ट, तो ऑस्टियोक्लास्ट अभी हमने पढ़ा कि कहाँ पे, हाउस शेप लेक्यूना के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, मेन ये पॉइंट था। 45, अच्छा। तो ऑस्टियोप्रोसिस होगी, ऑस्टियोपेट्रोसिस होगी। ऑस्टियोपेट्रोसिस में क्या, क्लास्ट सेल्स कहाँ से आ रहे हैं आपके, कौन सी लीनिएज बोली कि मैंने, हेमेटोपोइटिक का रीजन है। दूसरी चीज है किन लेक्यूना में पड़े हुए हैं, हाउस शेप लेकिन मैडम हाउस हाउस शेप शेप, लेकिन ठीक है, लेक्यूना। पेजेट्स डिजीज ऑफ बोन, ठीक है, पेजेट्स डिजीज से बोन की नहीं होती और कहाँ कहाँ की होती है, वल्वर एरियाज में भी आ रही होती है, ठीक है। तो अच्छा चलो, तो इसमें भी सब कुछ नॉर्मल है एक्सेप्ट ऑफ ब्रेस्ट क्या है, की भी हमने भी होती पढ़ा है। इसमें,
जी ब्रेस्ट में ब्रेस्ट में भी होती है, ठीक है। अच्छा जी, कैल्शियम जो उनसे इसका नॉर्मल है और जो पैराथायराइड एएलपी आपका वो एएलपी रेज्ड, एएलपी और किसका किधर रेज्ड होगा? मैडम बिलियरी ट्रैक में, जी बिलियरी ट्रैक डिजीज में मैडम, हाँ जी, ऑब्स्ट्रक्शन। बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन में, बिलियरी ट्रैक में, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये मैंने बता दिया। ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, रिकेट्स किसकी डिजीज है और ऑस्टियोमलेशिया किसकी डिजीज है? मैडम अगर एडल्ट में विटामिन डी की डिफिशियंसी हो तो उसे ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं, और अगर चिल्ड्रन में हो तो उसको रिकेट्स बोलते हैं। जी ठीक है। तो अब विटामिन डी डेफिशिएंट होगा तो फिर क्या होगा? अभी जब हम किडनी की बात कर रहे थे तो उसमें क्या होता है कि आपका कैल्शियम कम होगा, फॉस्फेट, बोन की मिनरलाइजेशन तो बेसिकली इन दो से है ना। विटामिन डी नेसेसरी है। विटामिन डी को एक्टिवेशन के लिए सनलाइट के अलावा क्या चाहिए? कैल्शियम की जरूरत है या नहीं है? कि बच्चों मैम एब्जॉर्प्शन में मेरे ख्याल से इसका रोल है। एब्जॉर्प्शन में किस तरह होगी? विटामिन डी का पाथ तो बताओ मुझे कि कैसे एब्जॉर्प्शन होती है सनलाइट से स्किन, स्किन से आगे। मैडम स्किन पे हमारे पास जब सनलाइट पड़ती है तो हमारे पास कोलिकल से फिरोल रिलीज करती है, तो वो जाके फिर हमारे पास लिवर में वो कन्वर्ट हो जाती है 25 हाइड्रोक्सी कोलिकल से फिरोल में। फिर मैडम ठीक है, वो उसके बाद जाती है किडनी में, किडनी मैडम वो कन्वर्ट होती है 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकल से फिरोल में। फिर इसका रोल ये होता है कि मैडम वो इंटेस्टाइन में जाते हैं, वहाँ पे फिर कैल्शियम को ऑब्जॉर्व करता है, और किडनी में भी मैडम इसकी वो है कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। ठीक है। और वो जो डॉक्टर एसएन अक्सर पूछते रहते हैं, इनडायरेक्ट क्या होगा उसका एक्शन, जो इंटेस्टाइन्स गट की बात करते हैं, गट की एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं ना कि उधर इनडायरेक्ट होगा, तो बेसिकली रिलेशन होगा, ठीक है। तो बेसिकली इधर हम इसका जल्दी से वो कर लेते हैं, रिलेशन। अच्छा ये देखो, सबसे पहले ये सन है, ठीक है, जैसा भी सन है, ये है आपकी स्किन, ठीक है। तो 7 हाइड्रो, ठीक है, कोली कैल्सिफेरॉल होता है, ये जाता है आपका विटामिन D3 जो कि है खोली कैल्सिफेरॉल, ठीक है, सनलाइट से, यूवी रेज से। फिर यहाँ से ये लिवर में इसकी क्या होगी 25 हाइड्रोक्सिलेशन। लिवर से फिर किडनी में क्या होगी 125 हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। और काम बेसिकली क्या करेगा ये विटामिन डी की एक्टिवेशन। विटामिन डी क्या करता है? कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करता है। जब विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी, ठीक है। तो अच्छा, फंक्शन किधर चला गया, हम ये कर रहे थे, ठीक है। तो विटामिन डी डेफिशिएंट है तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये भी कम होगा। अच्छा, तो फिर अब हमारे पास ये सारा टेबल क्लियर हो गया, कोई पॉइंट इसमें से रह गया तो बताओ बच्चों। मैडम नहीं पॉइंट कोई नहीं है मैडम। चलो अब हम आगे से जल्दी पॉइंट्स पढ़ते हैं। बल्कि एक सेकंड ठहरो, इधर मैं ना खुद पढ़ने की जगह आप लोगों से ना वो लेती हूँ, वाइवा लेती हूँ। चलो बच्चों आप मुझे बताओ, किसी ने बुक नहीं खोली हुई तो फिर बेहतर है, और खोली हुई है तो भाई फिर देखें नहीं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मल्टीपल फ्रैक्चर्स इन एडल्ट्स इज, एडल्ट्स में ऑप्शंस देती हूँ। हाँ जी, ऑस्टियोपोरोसिस में। ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। कैसे चलेंगे डॉक्टर तलहा ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ? मैम एडल्ट्स है ना ठीक है, अच्छा चलो, ओके, एडल्ट्स के साथ एक क्लू है बट ऐसे एकदम हम नहीं सोच सकते वैसे ऑस्टियोपोरोसिस। चलो अच्छा जी, अ पेशेंट इन लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज, अब बताओ। बी मैडम ऑस्टियोपोरोसिस है। एंड फ्रैक्चर्स, ठीक है, फ्रैक्चर्स को प्रोन हो जाएगा, अच्छा ठीक है। और ऑस्टियोपेट्रोसिस causes increased bone density and brittle bone due to defect in what, which cells lineage? Osteoclast, osteocyte, osteoblast? Osteoclast. ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट कहाँ पड़े होते हैं, हाउस शेप लेक्यूना या हाली लेक्यूना में?
हाउ शेप lacuna. ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताओ कि किस सेल को पैराथायराइड की एक्टिविटी नेसेसरी है? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट? ऑस्टियोब्लास्ट बेसिकली, ठीक है। ये पता नहीं आवाज मुझे वैसे सही नहीं आई। अच्छा, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड थेरेपी इंक्रीज रिस्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑस्टियोप्रोसिस, फ्रैक्चर हो गया। अच्छा जी, रिकेट्स बच्चों में बड़ों में? बच्चों में मैडम बच्चों ठीक है। में ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? विटामिन डी A 5-year-old weight 10 kg, height 167, presented with bowing of legs, ठीक है। तो बताओ मोस्ट लाइकली कॉजेज? rickets रिकेट्स। चलो आगे चलते हैं बच्चों, शाबाश। एक और एमसीक्यू बस करो अब। एक पेशेंट है, उसका ना बॉर्डर लाइन आपका नॉर्मल हाई लेवल पे, बॉर्डर लाइन पे है, कैल्शियम हाई है और जो फॉस्फेट कम है और पैराथायराइड हाई है। जी बताएं इसको क्या है? प्राइमरी Primary. हाइपरथायराइडिज्म. ठीक है। एक पेशेंट है, उसका आपका कैल्शियम लो है, आयोनाइज्ड कैल्शियम लो है, ठीक है, उसका पैराथायराइड हाई है, तो उसको क्या है? सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू किडनी डिजीज. chronic renal failure जी, क्रॉनिक रीनल वाला आंसर, ठीक है ना। ये आपके ना इसके सीरीज के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, 65-year-old पेशेंट, लो सीरम कैल्शियम है, हाई फॉस्फेट है, हाई पीटीएच है, ऑस्टियोमलेशिया है, कॉजेज? मैडम किडनी फेलियर. जी, किडनी फेलियर, ठीक है। अच्छा जी, पेशेंट है, बाकी सारी चीजें वही हो गया कि कैल्शियम हाई है, ये मैंने करा दिया। ओके, अब बताओ जी, ये एक एमसीक्यू है। 60-year-old है, ठीक है, पेन इन अपर आर्म फॉर 6 months है, ठीक है, अपर आर्म में पेन है। एग्जामिनेशन रिमार्केबल एक्सेप्ट डिरेंज्ड डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन ऑफ आर्म, लैब सीबीसी नॉर्मल, सोडियम पोटेशियम नॉर्मल, कैल्शियम इज 7.8, दैट इज नॉर्मल इज 8.5 to 10.2, phosphate is 6.4, normal is 2.5 to 4.5, total protein is 6.2, normal is 6 to 8.3, albumin is 4, creatinine is 7.8. What's your diagnosis? secondary hyperparathyroidism सेकेंड हाइपरथायराइडिज्म. ओके। प्राइमरी अगर नहीं इसके होगा अलावा मैम? नहीं सेकेंडरी डॉक्टर तलहा, सेकेंडरी. इसलिए क्योंकि देखो कैल्शियम जो 7.8 है, ठीक है, वैसे तो वो creatinine कम इतना कहते हैं। बढ़ा हुआ है हाँ जी, अभी उसकी तरफ आते हैं, ठीक है। फॉस्फेट 6.4 है, 4.5 कट ऑफ है, तो वो ज्यादा है। फिर सीकेडी के ऊपर जाओ, जो कि तो इसमें लिखा हुआ है कि पैराथायराइड हाइपरप्लेजिया लीडिंग कॉज है, और सेकेंडरी कॉज उसकी जो सी है वो इसी क्रॉनिक रीनल फेलियर की तरफ है, ठीक है। अच्छा चलो, ये हो गया, आगे चलते हैं। स्क्रीन वापस नहीं लानी, एक सेकेंड, ये मैं पूछूं। सेल्स विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड मैट्रिक्स इज? osteoblast ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट. Okay, increase osteoclastic activity. Clastic activity, fracture, lenticular, hormone responsible is? pth हाँ जी, पीटीएच कैसे किया डॉक्टर साहब? बाकी सारे खामोश हैं, उन्हें जवाब दें, आपने कैसे सोचा? डॉक्टर मैडम मदिया ने नेट भी का मजान। मसला है. मैम पीटीएच रिसॉर्प्शन ज्यादा करेगा ना तो सीरम कैल्शियम हाई हो जाएगा और फॉस्फेट की अब्जॉर्प्शन कम होगी Bone resorption करेगा ना मैम, so if it's raised, so the more calcium will be taken from the bones. जी, बोन रिजॉर्प्शन, ठीक है। जो होती है जो Due to पीछे bone resorption. बोन रिजॉर्प्शन किस तरफ जाएगा, ठीक है। अच्छा, कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोप्रोसिस इन फीमेल एडल्ट? Postmenopausal. estrogen ठीक है। postmenopausal हाँ जी। अब जो है ये आंसर जो देने लगे हो, अ 45-year menopausal female insulin dependent diabetes mellitus uncontrolled diabetes mellitus presented with a fracture and on X-ray osteoporosis is seen, causes decrease what? Estrogen. estrogen ठीक है। How shape lacuna contains what? osteoclast Osteoclast. ठीक है। Okay, regarding osteogenesis which is correct? Osteoblast in house shape lacuna, osteoclast in lacuna, house osteoclast in osteoid, osteoclast in Volkmann canal. Volksman Osteoclast and canal house shape lacuna. हाउस शेप लेक्यूना डॉक्टर साहब 6-8 दफा एक ही बात की है। जस्ट याद रखना, ऑस्टियोक्लास्ट आपके हाउस शेप के लेक्यूना में और वहां पे ऑस्टियोजेनेसिस हो रही है, ठीक है, तो वो होगा, okay ठीक है। और जो आपके लेक्यूना में है वो कौन है? ऑस्टियो। Osteocyte. Osteocytes. ओके। अब ये मुझे बताना है, ये जिसने किया है तो उसने एक्सक्यूज रटी हुई है, ठीक है, उसने फिर हक भी अदा किया अगर वो रिपीटर है, और अगर नहीं है तो चलो अल्लाह उसको बचाए रिपीटेशन से कि उसके ऐसे क्लियर हो जाए। अच्छा जी, क्वेश्चन है
About bone, newly laid calcified bone matrix is called osteoid. Newly laid uncalcified bone is known as osteoid. मैम अनमिनरलाइज्ड न्यूली लेड जो है वो ऑस्टियोइड हो। ठीक है, कौन सी डॉक्टर साहब ने जवाब दिए पहले? डॉक्टर जवेरिया। डॉक्टर जवेरी और डॉक्टर मदीहा दोनों ने आंसर दिया है। ठीक है, वर्बल और रिटन, और माशाल्लाह आप लोगों के लिए ये ना क्लैपिंग। ठीक है, शाबाश। अच्छा जी, चलें आगे हम करते हैं। ऑल आर मार्कर। अच्छा, जब मैं अपने टाइम पे थी ना तो मैं लिखा करती थी, हम नहीं ज़्यादा बोलते थे, हम बहुत सारे होते थे तो हम जस्ट टेक्स्ट करते थे। तो अभी सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है, तो मुझे 3-3 मोबाइल रखने पड़ रहे हैं। इतनी मेहनत करनी पड़ रही है आप लोगों की वजह से। तो कोशिश क्या करो आप लोग ना, वर्बली दे दो, ज़्यादा बेहतर है, देखना मुश्किल हो जाता है। देखने वालों की फिर कंप्लेंट आती है, देर से आप देखती हैं। अच्छा, विच सेल इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एएलपी? एएलपी कहाँ से बन रहे हैं भाई? ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, ऑल आर मार्कर्स फॉर ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी एक्सेप्ट, अच्छा, हाइड्रोक्सीप्रोलीन, प्रोलीन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन। मैम क्वेश्चन रिपीट करने प्लीज। मैम क्या पूछा आपने? ऑल आर मार्कर्स ऑफ ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी एक्सेप्ट, तो उसमें मेरा ख्याल है पीटीएच, कैल्शियम और ये सब कुछ दिया होगा, इधर हाइड्रोक्सीप्रोलीन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हाइड्रोक्सीप्रोलीन, डॉक्टर मदीहा ने रटा हुआ है इसको, अपना रफ़ी को। हाइड्रोक्सीप्रोलीन जो कि किधर होता है, प्रोलीन और लाइसिन आपकी कोलेजन की। ठीक है, तो वो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी के लिए मार्कर नहीं है। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी के लिए कौन है मार्कर आपका? मैम एएलपी। एएलपी। ठीक है, अबाउट बोन एपोजिशनल ग्रोथ। ठीक है, बोन का जब भी आएगा तो एपोजिशनल ग्रोथ आएगा। ठीक है, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा पेशेंट शो मेटास्टेटिक लेजन इन व्हाट वर्टिब्रल बॉडीज होती वर्टिब्री हैं। वो तो ठीक है, मुझे पता था यही आंसर आना है। बॉडीज। सेल लिनिएज कौन सी है? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स। क्लास। देखो, क्लास ने तो रिजॉल्व करना खत्म कर देना है, बोन तो उधर ही पड़ी और मेटास्टेसिस भी उधर ही हुआ है। मेच्योर सेल कौन से हैं? Osteocytes. साइट। ऑस्टियोसाइट। ठीक है, और वो लिनिएज कहाँ से आ रही है ऑस्टियोसाइट्स वाली, मतलब उसके प्रोजेनेटर सेल? मेसेनकाइम। मेसेनकाइमल। बच्चों ओके ओके ओके, ज्यादा पीछे चले गए। दरमियान में भी एक चीज है ना, पहले एक सेल्स आएंगे, वहां से ऑस्टियोसाइट्स आएंगे, तो वो कौन से हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, तो बी से बोन, बी से ऑस्टियोब्लास्ट, और जो कार्सिनोमा है वो बोन में जाता है, जो कि वर्टिब्रीज हैं, तो ब्लास्ट सेल्स। ठीक है, तो मेटास्टैटिक लेजन कहाँ जाएगी? प्रोस्टेट की ऑस्टियोब्लास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा जी, ये मिक्स होता है। रिगार्डिंग कॉम्पैक्ट बोन, तो कॉम्पैक्ट बोन में क्या है? अभी हमने देखा था, कॉम्पैक्ट बाहर थी या स्पॉन्जी बाहर थी? कॉम्पैक्ट। स्पॉन्जी अंदर थी, कॉम्पैक्ट बाहर थी। ठीक है, सीएसएस करो ना, तो बाहर से अंदर की तरफ सीएसएस। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट है और अंदर स्पॉन्जी है। ठीक है, तो अभी कॉम्पैक्ट में सीएसएस इसलिए बार बार कह रही हूँ कि सी से कॉम्पैक्ट है, सी से सर्कमफ्रेंशियल लैमिना फॉर्म ऑस्टियन। एक हमने ऑस्टियोइड का किया कि अनकैल्सिफाइड बोन है, दूसरी चीज वो सर्कल सर्कल मैंने दिखाया था ना, सर्कल सर्कल लेमिला है ना, वो बनाती है आपकी कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, पेज नंबर अभी नहीं बताना, अभी हम टेस्ट ले रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे है कि पेज नंबर है आपका 222। अच्छा जी, रिगार्डिंग मैडम कॉम्पैक्ट बोन। जी 313 पेज है मैडम। सॉरी, 313 पेज है मैडम। 222 13 का। अच्छा चलो, मेरे पास अच्छा तो 3 अच्छा पता नहीं, देख लो। अच्छा, रिगार्डिंग कॉम्पैक्ट बोन लेमिला आर अरेंज्ड इन रेगुलर फैशन और सर्कमफ्रेंशियल लेमिला। ठीक है, अच्छा जी, बोन सेल्स हैव डिफरेंट ओरिजिन। कौन से बोन सेल्स का डिफरेंट ओरिजिन है एज कम्पेयर टू जो बाकी दो हैं? ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है बच्चों, आप मुझे जल्दी से एक ओवरव्यू दो कि उसकी लिनिएज कौन सी है और उसकी कौन सी है, दोनों की। क्लास हेमेटोपोएटिक है। जी, साइट और ब्लास्ट क्या है? मैम ऑस्टियोब्लास्ट और साइट जो है वो मेसेनकाइमल। ठीक है, अब मुझे एक एक फीचर सबका मेन इंपॉर्टेंट बता दो, जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट मैंने बताए हैं टेबल के अकॉर्डिंग। ऑस्टियोब्लास्ट का क्या था?
विजुअलाइजेशन में हेल्प करता है और एएलपी स्क्रीन करता है। ओके ठीक है। ऑस्टियोसाइट्स का क्या बताया था? मैच्योर सेल्स हैं। और कहाँ पड़े होते हैं? लेकुना। लैक्यूना। ठीक है। मैडम ऑस्टियोक्लास्ट का जी ओस्टियोक्लास्ट मैडम हाउस शेप लेकुना में पड़े रहते हैं और ओस्टियोसाइट लेकुना में पड़े रहते हैं। ठीक है। तो ऑस्टियोक्लास्ट की लिनिएज कौन सी है डॉक्टर काजी? मैडम ओस्टियोक्लास्ट की लीनियज जो है ना वो हमारे पास हेमाटोपोइटिक नाम रीजन नहीं है। है, हेमाटोपोइटिक हेमाटोपोइटिक। में। हाँ डॉक्टर काजी, वो डॉक्टर तस्सल जोन से हैं, वो नहीं है आज? मैं उनको लिंक शेयर कर देती हूँ, वो शायद नहीं ग्रुप मैडम में आप नहीं है। अच्छा चलो फिर शेयर कर दो उनको। मैं मैंने उसको कहा कि कर आज देती तो हूँ। हाँ ओके आप करो। ओके अच्छा जी चलो। अच्छा वेरिएबल लाइफ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल हैज वेरिएबल लाइफ? तो ऑस्टियोक्लास्ट हो गए, ठीक है, जो सबसे डिफरेंट है। फिर इसके बाद है फंक्शनली डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट एंड साइट्स मेसेनकाइमल ओरिजिन, ऑस्टियोक्लास्ट विद हेमाटोपोइटिक लीनिएज। व्हिच हार्मोन कॉज ऑस्टियोक्लास्ट टू रीअब्सॉर्ब बोन? पैराथायराइड हार्मोन। कन्वर्जन ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स टू ऑस्टियोसाइट्स, तो ये किसको यूज करते हैं? तो बेसिकली बोन ग्रोथ है तो ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। इसके अलावा जो उनसे थायराइड एंड ग्रोथ हार्मोन बोथ कैन causes conversion of chondrocytes to ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन और थायराइड हार्मोन। अच्छा थायराइड हार्मोन क्या करता है? एनाबॉलिक है कैटाबॉलिक है? दोनों है, मैम कैटाबॉलिक। मैडम ठीक है। दोनों एना हैं। कैसे डॉक्टर काजी? मैडम ब्रेन टिश्यू की वो भी करते हैं हम्म और कैटाबॉलिज्म में मैडम वो कराते हैं। हाँ फॉर्मेशन है ना, ठीक है। तो ये है, ठीक है, दोनों चीजें ही करेगा। इसके अलावा मुझे बताओ कि इंसुलिन क्या है? मैडम इंसुलिन एनाबॉलिक हार्मोन है। ठीक है। इंसुलिन का क्या काम है? प्रोटीन पे क्या काम है, ग्लूकोज पे क्या काम है, और उस पे क्या काम है? फैट पे लिपोलाइसिस करेगा या फॉर्मेशन करेगा? मैम मैम लिपोजेनेसिस फॉर्मेशन। करता है, ग्लूकोज को कम करता है और प्रोटीन्स की फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है। ठीक है। तो बेसिकली प्रोटीन ज्यादा कर रहा है और लिपोजेनेसिस आप कह रहे हो वो भी ज्यादा कर रहा है, ग्लूकोज को कम कर रहा है। तो एनाबॉलिक कैटाबॉलिक ऐसी चीज जो बनाई भी और तोड़े भी, ठीक है, तो वो आपका एनाबॉलिक कैटाबॉलिक कॉन्सेप्ट है। चलो जल्दी जल्दी करते हैं बच्चों। ये भी मैंने बताया आप लोगों को कि जाइंट सेल्स कह रही हूँ, एपिफिसिस होती है, ठीक है। एपिफिजियल प्लेट होती है जिसका रेमिनेंट एपिफिजियल लाइन है, यहाँ पे आपकी एपिफिजियल आर्टरीज आ रही होती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपका डायाफिसिस है, डायाफिसिस के बाद आपका मेटाफिसिस, ये इधर एपिफिजिस से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, ये वाला पॉइंट है मेटाफिजिस, ठीक है। अच्छा अब मुझे अब बताओ, अंदर से बाहर की तरफ सेंटर में है क्या? मेडलरी कैविटी, जहाँ पे है बोन मैरो। आगे क्या थी? आगे कौन सी थी? मैडम नडुवी कैविटी के बाद पे मैडम वो आ जाता है लूज स्पॉन्जी बोन आते हैं, फिर मैडम उसके बाद कम्पैक्ट आता है। फिर पेरियोस्टियम आता है, ठीक है। चलो सीएसएस इसलिए कहा था, इस तरह आसान हो जाता है बच्चों, ठीक है, ऐसे याद कर लो। चलो अच्छा जी, नोट द प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर इज डॉक्टर प्राइमरी हमरा आप ऑसिफिकेशन। रिपीट कर सकती हैं, मेरा नेट चला गया था। जी बच्चे मैं भी कर देती हूँ, देखो इधर हम देखते हैं, मैं उधर भी बता देती हूँ। पहले आपकी अंदर है बोन मैरो, बोन मैरो से बाहर है आपकी मेडलरी कैविटी, फिर है आपकी स्पॉन्जी बोन, और फिर है आपकी कॉम्पैक्ट बोन, और उससे बाहर है आपका ये पेरियोस्टियम, ठीक है। तो यही मैंने आपको सीक्वेंस ये बताया है, ठीक है, कि ये है आपकी बोन मैरो, फिर सॉरी बोन मैरो के बाद है आपका मेडलरी कैविटी, फिर है स्पॉन्जी, फिर है कॉम्पैक्ट, फिर है पेरियोस्टियम। ये सीक्वेंस नहीं देता, ये जस्ट आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा चलो अब आगे करते हैं। एक है निमोनिक, जी GEOMED, जियोमेड, ठीक है, जियोमेड, ठीक है।
अब ये क्या बताती हूँ, नोट द प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर इज डायफिसिस, शाफ्ट ऑफ बोन। तो प्राइमरी ऑसिफिकेशन कहाँ पे हो रही है? डायफिसिस पे हो रही है, ठीक है। विच इज द सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर फॉर बोन फॉर्मेशन? तो सेकेंडरी कहाँ पे हो रही है? एपिफिसिस, ठीक है। एंड होता है ना, एंड, ई एंड डी, ये एंड। तो जो डायफिसिस है, जिसे हम कहते हैं कि आपकी शाफ्ट ऑफ बोन, वो प्राइमरी है, एंड एंड पे आता है, लेकिन प्राइमरी ऑसिफिकेशन इधर है, ठीक है। जबकि जीई में जो आपका एपिफिसिस है, ये आपका जो चीज पहले आ रही है, एपिफिसिस पहले आ रही है, तो ये सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर है, ठीक है। तो जीई ओ एम ई डी, ठीक है। तो डायफिसिस इज प्राइमरी, ठीक है। ये हो गया। वाइल सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर अपीयर इन एपिफिसिस एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, ठीक है। अब जियोमेड में GEOMED क्या है? किसी को आइडिया है? जल्दी बता दो, नहीं है तो मैं कराऊं। मैडम जॉइंट सेल जो है ना वो एपिफाइसिस, जॉइंट सेल ट्यूमर एपिफाइसिस में है, ओस्टियोसार्कोमा मेटाफाइसिस में है और हेमिसार्कोमा डायफाइसिस में। जी बिल्कुल, ये कुछ कार्सिनोमाज हैं, ठीक है, जो जहां जहां लोकेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया हुआ है। तो जी से है जॉइंट सेल, ठीक है। ई से है एपिफिसिस में होता है। ओ से ऑस्टियोसार्कोमा, ठीक है, तो वो है मेटाफिसिस में। और ई से है इविंग्स, और वो है आपका डायफिसिस में, ठीक है। तो ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी कार्सिनोमा की, ठीक है। सिर्फ एक सेकेंड ठहरिए। अच्छा, the part of developing long bone which develop after birth from a second ossification। तो secondary center कौन सा था हमारा? Epiphysis. एपिफिसिस, ठीक है। इसके बाद करो कि प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन एट बर्थ प्रेजेंट वाइल डायफिसिस, ठीक है। तो सेकेंडरी आपका किधर हो गया? हमने किया था कि सेकेंडरी है जीई, ठीक है, एपिफिसिस। तो इधर है डिस्टल फीमर। डिस्टल फीमर में क्या है? ये एंड पॉइंट जोन से, ठीक है। तो डिस्टल फीमर में आपका क्या है? सेकेंडरी ऑसिफिकेशन जस्ट आफ्टर बर्थ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सर्जरी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होता है। मेडिसिन वालों का नहीं मुझे पता, उन्हें ये आज चीजें आती हैं कि नहीं। एट बर्थ द फुल टर्म बेबी एपिफिजियल ऑसिफिकेशन सेंटर आर ऑलवेज प्रेजेंट एट द डिस्टल एंड ऑफ फीमर, ठीक है। बर्थ पे डिस्टल एंड ऑफ फीमर, इट्स नॉट फीब्यूला, इट्स फीमर। जो आपका FHARM वाला है ना, कि फीमर हेड जोन से एडल्ट में रेटिनाकुलर इज ग्रेटर देन मीडियन वाला, ठीक है, तो वो वाली फीमर, ठीक है, जो हम अल्ट्रासाउंड में भी फीमर लेंथ ले रहे होते हैं। सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर इज एपिफिसिस, फीमर ऑसिफिकेशन एट 34 वीक्स। तो फीमर कब ऑसिफाई करती है भाई? 34 वीक्स पे करती है। 34 वीक्स कौन से? इंट्रा यूट्राइन, एक्स्ट्रा यूट्राइन? इंट्रा। इंट्रा कंफर्म है डॉक्टर उसामा थी शायद ये कंफर्म है? मैम होने तो इंट्रा ही चाहिए। चलो कह रहे हो मान लेते हैं। देखो ऑसिफिकेशन जोन सी है, अभी नहीं कुछ कह सकते, इसलिए क्योंकि क्रिटॉल भी जोन सा है, वो उधर लिखा हुआ है कि इतनी इतनी एज पे होती है, तो ऑसिफिकेशन कुछ पता नहीं, देखते हैं। होनी तो इंट्रा मैडम चाहिए, अगर क्यों इतनी डॉक्टर? जल्दी, अगर इतनी जल्दी मैडम ऑसिफिकेशन हो जाए फिर तो बोन ग्रोथ नहीं होगी, ये फिर तो बोन एक्स्ट्रा लग ग्रोथ रहा नहीं है। होगी। मुझे भी आफ्टर बर्थ लग रहा है, क्योंकि एंड ऑफ फीमर में देखो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर, सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर आ रहा है। अच्छा नहीं, ये भी तो देखो ना कि फीमर ऑसिफिकेशन एंड 34 वीक, तो आफ्टर है तो फिर सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर आ रहा है। मे बी प्राइमरी ऑसिफिकेशन इंट्रा यूट्राइन ही हो, जिस तरह डॉक्टर यूसुफ या उसामा जो भी हैं जिनकी भी आवाज है, तो हो सकता है ये। एक सेकेंड कंफर्म करते हैं। फीमर ऑसिफिकेशन एट 34 वीक,
In 94% of fetuses, the distal femur end is observed at 34-week gestation. So, if our distal femur end is not visualized, the fetus is most likely less than 34 menstrual week gestation. ठीक है, तो वो डॉक्टर ठीक कह रहे थे कि it's intrauterine. ठीक है, चलो ह्यूमरस प्राइमरी, यार मतलब तुम लोग थोड़ा सा गूगल खुद कर लिया करो। मैं अपने टाइम पे इतने, मतलब ये काम मेरा तो नहीं है ना, ये बाप लोगों का काम है स्टडी करके बताना। ह्यूमरस, चलो मैडम मैंने गूगल कर लिया। आपसे पहले मैंने कर लिया। चलो, ह्यूमरस प्राइमरी ऑसिफिकेशन स्टार्ट इन विच वीक। अच्छा ये बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑसिफिकेशन हैं, इनको लाजमी देखो। ठीक है, तो ये देखो, सबसे पहले ना हम क्रिटॉल कर लेते हैं। क्रिटॉल किसी को पता है क्या है? जी मैम, वो कैपिटलम रेडियस और अच्छा जी, ये देख लो, ये है क्रिटॉल। ठीक है, कैपिचुलम इट्स लाइक 1 ईयर, आर से रेडियल हेड 3 ईयर, CRITOL, आई से हो गया इनर। ठीक है, जो आपका मीडियल एपिकंडाइल है, ये वाला मीडियल एपिकंडाइल। तो यहाँ पे आपकी कौन सी है? 5 ईयर्स। ओ से आपका टी आ गया। ठीक है, ट्रोक्लिया, ट्रोक्लिया में 7 ईयर, ऑलिक्रैनन में 9 ईयर, और OL ये वाला लैटरल एपिकंडाइल यहाँ 11 ईयर। तो ये MCQ ज्यादातर देते हैं ये वाला। ठीक है, 11 ईयर्स वाला। चलो बच्चों, ये हो गया। अब जल्दी से हम नेक्स्ट स्टडी कर लेते हैं। ह्यूमरस प्राइमरी ऑसिफिकेशन स्टार्ट्स इन विच वीक। तो ह्यूमरस कब स्टार्ट करेगा? वैसे तो वो कहता है कि FHARM ह्यूमरस। ठीक है, एट बर्थ सेकेंडरी ऑसिफिकेशन, तो सॉरी फीमर था वो, फीमर। ठीक है, फीमर हेड था। तो ह्यूमरस ऊपर वाली है, तो वो कब करेगा? 8th वीक पे करेगा। ह्यूमरस की, फीमर की इंट्रायूट्राइन कब हो रही है ऑसिफिकेशन? मैडम 34 वीक। और बर्थ पे कौन सी ऑसिफिकेशन हो रही है उसकी? सेकेंडरी। कौन से एंड पे हो रही है? डिस्टल एंड पे। ठीक है, बोन विद 2 Distal end ऑसिफिकेशन पे। सेंटर, बिल्कुल, बोन विद 2 सेंटर ऑसिफिकेशन सेंटर। तो इसमें मैक्सिला भी है, मैंडिबल भी है, मैंडिबल के साथ आ रहा होता है, एक क्लेविकल के साथ भी आता है। कि विच ऑफ द बोन डेवलप बाय इंट्रामेम्ब्रेनस। ठीक है, तो ये इंट्रामेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन वाली जो सी है वो क्लेविकल है। ठीक है, आपको पता है ना, वो प्री ट्रैकियल फेशिया, प्री वर्टिब्रल फेशिया, तो वो एक मेम्ब्रेन टाइप का फेशिया है। तो इंट्रामेम्ब्रेनस फेशिया ऐसा नहीं है, मैं जस्ट एक कहानी बता रही हूँ। ठीक है, तो क्लेविकल की है इंट्रामेम्ब्रेनस। एक इंट्रामेम्ब्रेनस कैल्सिफिकेशन ऑसिफिकेशन होती है, दूसरी कौन सी होती है? एंडोकॉन्ड्रल। एनकॉन्ड्रल। ठीक है, ठीक है, जो कार्टिलेजिनस है। अच्छा, इसके बाद ह्यूमरस प्राइमरी ऑसिफिकेशन हो गया। ऑसिफिकेशन ऑफ स्टर्नम बॉडी अकर्स एट व्हिच एज। अब ये एजेस इंपॉर्टेंट है। 8 इयर्स में आपकी ह्यूमरस। ठीक है, प्राइमरी, साथ में प्राइमरी याद रखो ये। ठीक है, ऑसिफिकेशन ऑफ स्टर्नम बॉडी, स्टर्नम की बॉडी, वो किस एज में? 21, 21 साल। ठीक है, MBBS किस एज में कंप्लीट होता है? ज्यादातर 18 में आपका होता है अपना इंटर कंप्लीट, और 19, 20, 21, 22, 23, उससे 2 साल का। चलो, एशोपिबिक रैमस ये पूछता है CPSP वाला, 7 इयर्स। ठीक है, सैक्रल बोन, सैक्रम जो पीछे पड़ी हुई है, फ्यूज विद इलियम जो साइड पे पड़ी हुई है, 26 साल पे। ठीक है, तो ये लव हैंडल वाली जोन सी है उससे वैसे थोड़ा नीचे। तो ये कब होगी? 26, जब आप MBBS कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, सैक्रल बोन फ्यूजेस विद इलियम। अच्छा, ऑसिफिकेशन ऑफ पेराइटल लोब। ठीक है, तो ये मैं अक्सर कहती होती हूँ ना, एंगल करती हूँ, पेराइटल बोन के साथ करती हूँ। तो वो है कि ऑसिफाई, लास्ट टू ऑसिफाई कौन सा होगा? पेराइटल बोन का पार्ट, एंगल। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आ जाओ आप, ऑसिफिकेशन ऑफ स्टर्नम बॉडी, वही 21 साल। फर्स्ट बोन ऑफ द बॉडी इन एम्ब्रियो टू बिगिन ऑसिफिकेशन इज। जो पहली, सबसे पहली बोन है जो ऑसिफाई करेगी वो कौन सी आपकी? क्लेविकल। और इसकी कैसी थी ऑसिफिकेशन? इंट्रा
मेम्ब्रेनस एंड 11 ईयर ओल्ड 11 ईयर है तो वो बात किसका कर रहा है लैटरल एपिकंडाइल की बात कर रहा है ऑसिफिकेशन प्रोसेस इज यूजुअली कैरिड आउट बाय मल्टीपल सेंटर इन इंडिविजुअल बोन के अंदर मल्टीपल सेंटर्स हैं ऑसिफिकेशन के ठीक है हाइलिन कार्टिलेज इज प्रिकर्सर ऑफ इंट्रा कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन ठीक है तो इंट्रा कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन हाइलिन कार्टिलेज प्रिकर्सर ऑफ इंट्रा कार्टिलेज की ऑसिफिकेशन का प्रिकर्सर है हाइलिन कार्टिलेज मेच्योर बोन कंसिस्ट मेजर कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोक्सी एपिटाइट ये क्वेश्चन पुरानी एसके सीरीज में आता था ठीक है कि मेच्योर बोन में क्या है मेजर हाइड्रोक्सी एपिटाइट ठीक है चलो बच्चों अब मैं एक क्विक सा आपका लेने लगी हूँ भाई वाह मुझे बताओ कि आपकी जो सी 7 साल में कौन सी बोन का ऑसिफिकेशन होगा Ischiopubic ramus. ठीक है ischiopubic ठीक है inferior part of ischiopubic ramus forms which border of which triangle यूरोजेनिटल ट्रायंगल। शाबाश डॉक्टर उसामा शाबाश ठीक है सिर्फ ये बात नहीं होती है आपका वही बात है कि आज वो मैं देख रही थी उसमें वो कहता है कि मुझे बताओ कि स्नेक बाइट हुआ तो क्या करोगे कहते हैं वो तो चैप्टर मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं है तो जब वो पढ़ेंगे तो जवाब देंगे ये ऐसा नहीं है इसमें कि मैं मस्कुलोस्केलेटल पढ़ा रही हूँ सिर्फ उसका आंसर देना है सारा देना है अच्छा जी क्रिटॉल में जो सा आपका मीडियल एपिकंडाइल किस में करेगा 5 years ठीक है फीमेल कब ऑसिफाई करेगी प्राइमरी जो आपकी है प्राइमरी 34 वीक। एंड सेकेंडरी और कौन सा पार्ट सेकेंडरी एंड कौन सा पार्ट इसमें डिस्टल होगा मैडम Distal. डिस्टल पार्ट एट व्हाट बर्थ किसी ने बोला नहीं चलो मुझे बताओ कि सैक्रम और इलियम कब आपकी करेगी फ्यूज जो मैंने कहा एमबीबीएस कंप्लीट करोगे तो सैक्रम एंड 26 इलियम years 26 इयर्स 26 में ठीक है ह्यूमरस की प्राइमरी ऑसिफिकेशन कब होगी 8 weeks पे ठीक है कौन सी बोन की दोनों ऑसिफिकेशन सेंटर्स हैं बोथ इनकॉन्ड्रल एंड इंट्रामेम्ब्रेनस Mandible and maxilla. ठीक है अगर आपको दिया जाए क्लेविकल तो इसमें कौन सी ऑसिफिकेशन है इंट्रामेम्ब्रेनस ठीक है हाइड्रोक्सी पता है इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्या है ये कहाँ मौजूद होते हैं किस बोन में इमेच्योर मैच्योर या जो आपकी कैल्शियम जी mature मैच्योर मैच्योर ठीक है हाइलिन कार्टिलेज किसके प्रिकर्सर्स हैं मैडम ये इंट्राकार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन बिल्कुल 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 डॉक्टर काजी बिल्कुल सही कह रहे हैं शाबाश सबको शाबाश भाई अच्छा आप लोग परफॉर्म कर रहे हो इस तरह करते रहोगे ना तो इंशाल्लाह आप सब इंशाल्लाह देखना ऐसे चुटकियों में पास होगा आपको लगेगा ये तो मजाक था एग्जाम अच्छा बच्चों चलो ये जल्दी जल्दी देख लेते हैं जाइंट सेल एपिफिसिस हो गया ऑस्टियो सार्कोमा और ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा ठीक है दोनों के हैं मेटाफिसिस से हैं ठीक है और इविंग्स हैं डायफिसिस से देखो सबसे पहले ना हम ये फीचर कर लेते हैं इसको छोड़ो ये देखो जीई जाइंट सेल इज जीई से क्या था एपिफिसिस ठीक है एपिफिसिस मैडम कौन सा था जी और एपिफाइसिस है मैडम क्या सॉरी कुछ कहा है अच्छा मुझे नहीं आवाज नहीं आ रही है जो भी कहा है छोड़े जो मेरे टाइम पे ना मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ अभी मुझे जरा ना ये ऑन करना पड़ेगा और इसमें ये मुझे हमारे स्टूडेंट ने सिखाया है ये देखो ये नजर आ रहा है ये मेरी बुक जरा देखो इसके ऊपर ये देखो ये तो आप लोगों के लिए इतनी सहूलत मैंने पैदा की है ये देखो मैंने यूं बनाया हुआ था अपने टाइम पे ठीक है ये देखो क्रिटॉल भी मैंने बनाया हुआ था ये फिर ये मैंने मंडिबल बनाई हुई है ठीक है ये मैंने क्लेविकल बनाई हुई थी ये मैंने साथ में ये ठीक है ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे ऐसे याद ही नहीं होता था और मैं जब तक पिक्चर नहीं देखती थी तब तक मुझे बिल्कुल ही ना वो हो जाता था ठीक है तो आप लोगों को तो साथ में मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जो मुझे मुश्किल आई एटलीस्ट आप लोगों को नहीं आए ठीक है आपको फैसिलिटेट करना चाहिए अगले को अच्छा जी ये देखो ये एपिफिसिस है ठीक है एपिफिसिस पे जोन सा है ये आपकी ये एपिफिसियल एरोजन हुई है ये क्या है आपका जीई जीई से याद रखो अब इविंग
जो सा है एपिफिसिस में आपके जाइंट सेल्स हैं, ये इट्स नॉट इविंग, ठीक है। जी से है आपका जाइंट, पहले आपका आएगा कार्सिनोमा जो सा, और फिर आपका बोन का वो एंड आएगा। देखो अब ये ऐसे है जैसे आपका ना वो होता है जिसे कहते हैं हम, ये किस तरह की अपीयरेंस है? soap bubble, soap bubble. सोप बबल, ठीक है। जी से जाइंट सेल, ठीक है। तो ये आपकी आ रही है सोप बबल अपीयरेंस, इधर लिखा भी होगा ये सोप बबल, ठीक है, अपीयरेंस। जैसे झाग नहीं होती, वो बेसिकली ऐसे होती है, ऐसे छोटे 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 बबल्स। तो ये देखो ये छोटे छोटे बबल्स बने हुए, ठीक है। ये तो ये आपके ये सोप बबल है, भूलेगा तो नहीं सोप बबल इविंग। अब आगे चलते हैं, जाइंट सेल्स GEO से क्या था? ऑस्टियोसार्कोमा एंड ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, ठीक है। GEO किधर लगाया मैंने? ऑस्टियोसार्कोमा ये, हाँ जी ऑस्टियोसार्कोमा सर्जरी वाले, मुझे जवाब दें कैसी होती है उसकी अपीयरेंस? Sunburst appearance, Codman triangle. हाँ जी ठीक है, सनबर्स्ट अपीयरेंस। ये देखो सनबर्स्ट कैसी है, ये देखो ये नजर आ रही है सनबर्स्ट, ऐसे सूरज आग उबल रहा है, ठीक है। ये देखो ये सूरज है, और इसकी एक्सरे में ऐसी अपीयरेंस किसी एक डिजीज में आती है, जैसे पिंग पोंग कहते हैं, वो हेयर ऑन एंड अपीयरेंस कहते हैं, किस में होती है? Thalassemia में. थैलेसीमिया में, और एक और में होती है, अल्फा थैलेसीमिया। चलो अल्फा cell. थैलेसीमिया जी। Sickle cell Sickle cell. anemia. अच्छा सिकल सेल मैंने नहीं सिकल सेल में पढ़ा, आप लोग कह रहे हो दोनों का है, तो और किस में होती है? अभी हमने बच्चों में एक डिजीज पढ़ी है बोइंग ऑफ लेग्स वाली, रिकेट्स, Rickets. ऑस्टियोमलेशिया, Rickets. ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स। रिकेट्स। तो अक्षय ने पहले सही जवाब दिया, फिर कंफ्यूज हुई, फिर उन्होंने कहा नहीं रिकेट्स दिया, चलो ओके। तो सनबर्स्ट हो गया। दूसरी चीज है ये देखो, ये कॉर्डमन ट्रायंगल नजर आ रही है, तो ये कॉर्टेक्स थिन हो जाती है और इसके दरमियान एक स्पेस दी है, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ ट्यूमर एलिवेशन ऑफ द पेरियोस्टियम में रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल ऑफ ट्रैक्टिव बोन। अब बताने का मकसद ये बच्चों कि जब मैंने आपको बोन का पार्ट बताया है, तो ये बताओ ये कौन सा है पार्ट, ये वाला? मैडम ये तो Cortex. मेटाफाइसिस है. नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है। पेरियोस्टियम में क्या है? Periosteum. ये कौन सा पार्ट है? Cortex. ठीक है, कॉर्टेक्स तो है, कॉम्पैक्ट बोन फिर स्पॉन्जी बोन, ठीक है। अब अंदर कौन सी होगी? अंदर क्या होगा? मेडुलरी कैविटी. और फिर यहाँ पे क्या पड़ा होगा? बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो. ठीक है, अब ये जो आप कह रहे हो ये वाला पार्ट, ये था आपका एपिफिसिस, ये था आपका मेटाफिसिस। एपिफाइज मेटाफिसिस से एंड क्या? हाँ मेटाफिसिस से आपका ये कॉर्डमैन और ये सब कुछ आ रहा है ना, और ये ऊपर डायफिसिस, ठीक है। इसलिए सारा बोन कराया। कॉर्डमैन ट्रायंगल और सनबर्स्ट अपीयरेंस आ गया आपका ऑस्टियोसार्कोमा। GEOMED। इविंग्स में क्या होता है? इविंग क्या है भाई? इविंग और किस में होता है? इविंग का कॉज मैडम किडनी में वीक क्यों आते हैं? सॉरी बच्चों में मैडम होता है, इसको किडनी भी नहीं, इन्वॉल्व करा देते मुझे हैं. बताओ इविंग्स का उसके साथ कोई कनेक्शन है आपका इसके एप्सिन बार के साथ? मैम ट्रांसलोकेशन हो जाती है क्रोमोसोम नंबर 11 और 22 की। अच्छा ठीक है, इविंग का एप्सिन बार के साथ नहीं है, ट्रांसलोकेशन, बेसिकली ट्रांसलोकेशन ही पूछना चाह रही थी, तो भूला हुआ था कि पूछना क्या, ठीक है। ट्रांसलोकेशन ही पूछ रही मैं, कौन सा 8 और 11:22 है. 11-22। अच्छा 11 और 22 हाँ एवी वाला, तो वो किस में होता है? 8 और 14 किस में है? Burkitt. बर्केट लिम्फोमा. अच्छा मैं वो एप्सिन बार उससे रख कर ना, तो वो मिक्स किया हुआ है, ठीक है। बर्किट किसकी वजह से है? बी सेल. Epstein-Barr virus. स्टिम्बार वायरस. मैंने ना इसका ई याद रखा हुआ था और इसके साथ ये कर रही थी, लेकिन इविंग्स में जो सा 11-22 है, ठीक है। इविंग्स में 11-22 है, ई से एम ही है, और ई से आपके जो से ना राई वाले जो से प्याज टाइप, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका अनियन वाली है। देखो अनियन कैसी है, ये देखो ये अनियन है ना, ये लिटिक देखना, ये लेयन देखना कैसी है। ये एक लेयर है, ये सेकेंड लेयर है,
अच्छा, ये एक लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है, ये फोर्थ लेयर है। ऐसे प्याज जैसी आ गई, देखो, ठीक है ना ऐसे। तो इविंग्स अनियन पील अपीयरेंस है, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये किसकी बात कर रहा है? ये वर्टिब्रल बॉडी। पहले मुझे बताओ, ये कौन सी आपकी थी, सेल्स कौन से हैं इसमें, और ये कौन से कैंसर है? मल्टीपल माइलोमा। मैडम ये मल्टीपल माइलोमा किसने बोला है? अब मुझे सिर्फ वर्टिब्री का बताओ, वर्टिब्री में कौन से जाते हैं? मैडम पेजी डिजीज और प्रोस्टेट का। ठीक है, पेजेट्स और प्रोस्टेट। अच्छा मुझे बताओ कि इसमें कौन से सेल्स है वर्टिब्री में, प्रोस्टेट वाले? ऑस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट है, ठीक है। चलो ये हो गया। अच्छा इसमें जोन सा है ना, वो कह रहा है कि लीनियर, ये वाली जोन सी है ना लीनियर आ रही है। ये तो मैंने वैसे इसका बोन के साथ कर दिया, ठीक है। तो बोन में जोन सा आपका लीनियर ट्रस्ट्राइशन, ये वाली लीनियर, इसको कहते हैं आपका वर्टिब्रल हिमेंजियोमा। क्या कहते हैं? वर्टिब्रल हिमेंजियोमा। तो इसमें क्या होगा, आपकी वर्टिब्रल लीनियर ये होंगी, स्ट्राइशंस होंगी। ओके चलो, अब ये हो गया, अब आगे चलते हैं। एवियम हो गया, ये वाला। बच्चों ये क्या है? ये है चिकन वायर, कहते हैं इसको, चिकन वायर पैटर्न। मुझे नहीं पता था इसको चिकन वायर कहते हैं। मैं कहा शायद चिकन ने कोई मुंह में तार शार रखी हो, ठीक है। ये देखो, इसकी मैंने ड्राइंग भी बनाई पहले। मैंने ये चिकन के मुंह में तार डाल दी, ठीक है। मैंने कहा ये चिकन वायर तो फिर यही होगा, मगर चिकन वायर बेसिकली ये नहीं होता। चिकन वायर ये जो आपकी तार शार लगी होती है, ये बैरियर टाइप का, ठीक है। तो ये देखो, ये चिकन वायर अपीयरेंस है। इधर ज्यादा अच्छी लग रही है, ये देखो, ठीक है। ये चिकन वायर बनी हुई है। चिकन वायर किस में होगा? ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा है मैम ये। कॉन्ड्रोमा तो है, लेकिन इट्स नॉट ऑस्टियो, इट्स कॉन्ड्रोब्लास्टोमा, ठीक है। सी से चिकन, सी से कॉन्ड्रो, चिकन, ठीक है। वायर, ब्लास्टोमा, कॉन्ड्रोब्लास्टोमा, ठीक है। चिकन वायर भी हो गया, सन रे भी हो गया, कॉर्डमैन भी हो गया, सोप बबल भी हो गया, अनियन स्किन भी हो गई, ठीक है। हनी कॉम्ब रह गया अब। हाँ जी, हनी कॉम्ब किस में है? हनी कॉम्ब देख रहे हो ये? एक एडम्स है ना ब्रांड, एडम्स, एडम्स की चीज आती है ना, एडम्स की आती है ना बच्चों। यस। एडम्स का हनी भी कर लो, ठीक है। हनी की बॉटल है उसकी, एडम्स की। तो उसके ऊपर एडेमेंटोमा, ठीक है, सॉरी मेंटिनोमा, एडमेंटिनोमा, ठीक है, एडमेंटिनोमा। ये देखो, अब एडमेंटिनोमा क्या, कैरेक्टरिस्टिक बाय हनी कॉम्ब अपीयरेंस, डायफिसिस का ये भी है। कॉर्टिकल थिन हो जाएगी विद एक्सपेंशन, ठीक है। जो कॉर्टिक्स है उसका वो थिन हो जाएगा, ये देखो, ये बिल्कुल थिन हो गया। और ये एक्सपेंड करके अब इधर हनी कॉम्ब अपीयरेंस आ रही है। ये ना जूम नहीं हो रही। ये देखो बच्चों, ये हनी कॉम्ब अपीयरेंस है। मैम ये एडम वाला रिपीट कर देंगी, मेरा नेट बंद हो गया था। वो कोई बात नहीं, मेरा आइटम ही घूम गया भाई, एक सेकंड ठहरो। एक सेकंड यार, ये ना हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है, सही बात है। इसको ना ये इधर करो, इसको पकड़ लो। अच्छा, एडेमेंटिनोमा, ठीक है। ये बेसिकली हनीकॉम्ब अपीयरेंस है। इसमें ये जो कॉर्टेक्स है ना, बोन की कॉर्टेक्स आपकी, अच्छा ये इस वजह से हो रहा है। ओके ओके ओके। वो कह रहे पिक्चर्स के ऊपर पिक्चर ना डालो। एक सेकंड बच्चों ठहरो। अच्छा, एडामेंटिनोमा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हनीकॉम्ब अपीयरेंस है, ये देखो। अब पिक्चर के ऊपर फोकस करो, ठीक है। तो ये उसने, ये छोटे 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 ये वाले, ये अंदर दिए हुए हैं हनीकॉम्ब, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो अब ये देखो, ये बना हुआ है हनीकॉम्ब, ये ये ये,
ठीक है, तो ये हनी कॉम्ब अपीयरेंस है। तो मैंने कहा था कि अगर आपको ब्रांड याद रहेगा तो एडम की चीज आती है, तो इस एडम का हनी हो गया, तो ये हनी कॉम्ब अपीयरेंस हो गया और इट्स एडेमेंटिनोमा। ओके, अच्छा जी, एक दफा जल्दी जल्दी सुन लो अब क्या क्या हमारे पास फीचर्स थे। तो बेसिकली अनियन स्किन है हमारे पास, इविंग्स, हनी कॉम्ब है, एडेमेंटिनोमा, ठीक है, सोप बबल जो आपकी किधर आ रही थी, ऑस्टियोक्लास्टोमा में। ऑस्टियोक्लास्टोमा कहाँ था, मेटाफिसिस में था, ठीक है। अच्छा, कॉर्डमैन ट्रायंगल और सनरे जोन सा है आपका, वो है ऑस्टियोसार्कोमा, ठीक है, और सॉरी ऑस्टियोक्लास्टोमा, और जो सॉरी क्लास्टोमा नहीं, ऑस्टियोसार्कोमा, और जो ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा है वो मेटाफिसिस में है, ठीक है, ऑस्टियोक्लास्टोमा नहीं। चिकन वायर जोन से कॉन्ड्रोब्लास्टोमा, लीनियर जोन से स्ट्रेशन वर्टिब्रल हेमेंजियोमा, कॉटन वूल ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, वो आपका फाइब्रस डिस्प्लेजिया। अच्छा, ग्राउंड ग्लास भी था इधर, एक सेकंड, ये देखो, ये ग्राउंड ग्लास, तो ग्राउंड ग्लास और साथ में ये जो कॉटन वायर है, ये दोनों एक में ही है, जो कि क्या है आपका फाइब्रस, सॉरी ग्राउंड ग्लास, और ये जो कॉटन वूल है, ठीक है, ये कॉटन वूल, छोटे छोटे कॉटन वूल्स बने हुए, ये है आपका फाइब्रस डिस्प्लेजिया का। अच्छा, सुबह मैंने एक चीज थोड़ी सी गलत बता दी आप लोगों को, इंटीग्रेशन की बात हो रही थी सुबह। मिक्चुरेशन की एक इंटीग्रेशन है, एक आपकी इंटीग्रेशन आपका उधर नहीं होगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में नहीं होगा, वो आपका सैक्रल सेगमेंट में होगा, ठीक है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या होगा, जो प्रोग्रामिंग है ना Formation. बेसिकली, जी किसी ने कुछ बोला है अभी पी से, क्या बोला है काजी बताओ। जी? ये काजी ने कुछ बोला था, वो चुप हो हाँ गए। नहीं, काजी भाई ने सही बोला है, लेकिन पता नहीं शर्मा क्यों रहे ये। नहीं बोलना। अच्छा चले मैम रहने वो देना। लिखा पेशेंट है। नहीं, वो मेरा ख्याल है उनका ना नेट आ जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका है ना वॉलंटरी कंट्रोल, वो आपका है उसमें, क्या कहते हैं, पॉन्स में, सॉरी वॉलंटरी कह रही हूँ, जो आपका वैसे कंट्रोल है ना मिक्चुरेशन सेंटर का, जो आपका स्टिमुलस है वो पॉन्स है, जो आपका इंटीग्रेशन है वो आपकी सैक्रल सेगमेंट है, और जो आपका इनहिबिशन है वो मिड ब्रेन है, ठीक है, और जो प्लानिंग टाइप की है ना वो आपकी उधर होगी सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। अब मुझे एक लफ्ज भूल गया, वो पी से था, पता नहीं क्या था। चलो ओके, अच्छा चलो बच्चों, अब मैं स्क्रीन करने लगी हूँ गायब, मुझे जल्दी जल्दी आंसर देना स्टार्ट करो। सबसे पहले कि अनियन स्किन किस में? Ewing sarcoma. Ewing. हाँ जी डॉक्टर काजी, अब आपको मैं पकड़ती हूँ, बताएं अब क्या था मिक्चुरेशन सेंटर का सेरेब्रल कॉर्टेक्स में? मैडम वो मैंने परमिशन का अलग बोला। परमिशन? मैम मतलब ये कि मैंने निमोनिक बनाया था ना, वहाँ से मैडम वो आ जाता है। इसमें भी मैं इसी तरह की याद नहीं है, लेकिन एक सिंपैथेटिक कुछ प्रोपोगेशन या ऐसे कुछ था ना, मुझे जी खुद जी याद मैडम, नहीं आ वही वाला, वही मैं ट्राई कर रहा हूँ मैडम। रहा रिकॉल करने की। चलो बच्चों छोड़ो। अच्छा, मिक्चुरेशन सेंटर है आपका पॉन्स में, ठीक है। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स है आपका, जो आपका करता है वो इंटीग्रेशन बी वन सैक्रल सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सेगमेंट जोन सा पैरासिम्पैथेटिक है। इनिशिएशन जोन सी है आपकी मिक्चुरेशन की, वो है स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन ब्लैडर वॉल। स्ट्रेच रिसेप्टर से रिलेटेड कौन सा आपका वो है आपका, क्या कहते हैं उसको, डीसीएमएल, ठीक है, टॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस। मिक्चुरेशन सेंटर जोन सा है स्टिमुलस करेगा पी को, दैट इज पॉन्स, पी पॉन्स, पी करना स्टिमुलस, ठीक है। मिक्चुरेशन सेंटर इनहिबिशन इज बाय मिड ब्रेन, ठीक है। प्रोसेसिंग, इट्स नॉट प्रोपोगेशन, प्रोसेसिंग था बेसिकली, ठीक है, प्रोसेस करना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और सेंटर जोन सा है सैक्रल पैरासिम्पैथेटिक सेगमेंट, ठीक है। वॉलंटरी इनहिबिशन, चाहे मिक्चुरेशन है चाहे डेफिकेशन, इट्स पिडेंडल सोमैटिक नर्व, ठीक है। तो सोमैटिक जोन सी सेंसेशन है वो। अच्छा, मिक्चुरेशन इज कंट्रोल बाय मैकेनो रिसेप्टर्स इन ब्लैडर। मैकेनो रिसेप्टर कान में पड़े, मैकेनो रिसेप्टर जो ब्लैडर में पड़े हैं, ठीक है। ये हो गया बच्चों आप लोगों का, ये मैंने आप लोगों को कॉमन ग्रुप में भी भेजे हैं। चलो अब स्टार्ट करें आगे।
अच्छा मैं एमसीक्यू पूछने लगी थी। चलें, मुझे बताएं कॉटन वूल ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस किस में है? Fibrous dysplasia. ठीक है, आपके लीनियर स्ट्राइएशन किस में है? वर्टिब्रल हेमेंजियोमा। ओके 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 ओके। सो बबल अपीयरेंस किस में है? Giant cell tumor. ठीक है, अब हम जस्ट आपका एक वाइवा लेकर इधर क्लास खत्म करेंगे क्योंकि मैंने सर्जरी वालों का लेना है। आगे रह गया आपका गाउट, सूडो गाउट, ये कल हो जाएगा। ठीक है, आगे रह गया आपका ये मेडिसिन वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला ऑस्टियोसार्कोमा, ऑस्टियोब्लास्टोमा और ये सब कुछ जो सा ऑस्टियोमिलाइटिस और ये मास्टेनिया ग्रेविस, ये भी मेडिसिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कल इंशाल्लाह मस्कुलोस्केलेटल खत्म हो जाएगा, साथ में हम बाकी का न्यूरो करेंगे। ठीक है, अब मैं स्क्रीन करने लगी हूँ गायब और मैं पूछने लगी हूँ आप लोगों से वाइवा क्वेश्चंस। तो चलें, आ जाए। रिकॉर्डिंग सबको अवेलेबल कर दी है मैंने, ग्रुप में शेयर कर दी है। पैथो के फर्स्ट लेक्चर का रिकॉर्ड नहीं हो सका जो है पिक्चर, बट ऑडियो उसमें सब है। तो निमोनिक्स वगैरह जिसने देखने ठीक है, नहीं करने तो आप लोगों की अपनी जाती मर्जी। चलें जी, अब मैं पूछने लगी हूँ मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ बोन इन सेकेंड डेकेड ऑफ लाइफ इज? मैडम प्रोस्टेटिक सॉरी, Osteosarcoma. ऑस्टियोसार्कोमा। ये डॉक्टर साहब कहाँ बैठी हुई है? इतनी दूर से आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ बैठी नहीं है, शायद चाइना वो में। फोन दूर था। हाँ। अच्छा अच्छा, फोन दूर था। चले, अच्छा मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर इज? जल्दी बच्चों। वो भी ऑस्टियोसार्कोमा ही होगा। जी जी, ऑस्टियोसार्कोमा ही है। अच्छा जी, इविंग सार्कोमा। ऑस्टियोसार्कोमा ओके, इविंग सार्कोमा की ट्रांसलोकेशन जल्दी बताओ। 1122। 1122 हाँ, डायफिसिस जो है अगला क्वेश्चन मैं ये करने लगी थी, डॉक्टर काजी ने क्वेश्चन ही हमारा खत्म कर दिया। अच्छा जी, अब ये बताओ क्या चाइल्ड हैविंग रेटिनोब्लास्टोमा तो इसके साथ कौन सा एसोसिएटेड होगा भाई अपना ट्यूमर? ऑस्टियोसार्कोमा। ये भूलना नहीं है, रेटिनोब्लास्टोमा में ऑस्टियोसार्कोमा है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा एंड ऑस्टियोसार्कोमा इज वेल एस्टैब्लिश्ड। अच्छा जी, ये हो गया। अब मैं पूछती हूँ in epidemiological study fallout from nuclear bomb testing and from nuclear power plant disasters is observed to have released radioactive isotopes into the environment. One of the following isotopes is found to be strontium-90. It is observed that the strontium-90 is soils goes into the food chain and eventually contaminates milk products. कितना फजूल बात की है इसने अभी तक ना। This is contamination is most likely to increase the risk of which of the following neoplasm? हाँ जी बताएं। ऑस्टियोसार्कोमा। Strontium 90 है तो ऑस्टियोसार्कोमा। जी, स्ट्रॉन्शियम 90 एटॉमिक बॉम्ब्स। ठीक है, सॉइल तो आपका आ गया ऑस्टियोसार्कोमा। इसको ऑस्टियोसार्कोमा इसमें बहुत पसंद है। ठीक है, अच्छा जी, मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ बोन इज? ऑस्टियोकोंड्रोमा। कॉन्ड्रोमा जिनसे बोले वो बिल्कुल ठीक कह रही है। ठीक है, अच्छा जी, मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ बोन भी हो गया हमारे पास। अब आएगा 20 ईयर फीमेल है, प्रॉक्सिमल टिबियल स्वेलिंग है, रेडियोलॉजी पे बोथ एपिफिसिस मेटाफिसिस वर इन्वॉल्व। ठीक है, शोज मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स। तो व्हिच ट्यूमर इज दिस? जॉइंट सेल ट्यूमर। ठीक है, जाइंट सेल ट्यूमर। चलो बच्चों, इसके बाद अब एक थोड़ा सा रह गया, ये पूछ लेते हैं। अच्छा जी, 15 ईयर ओल्ड बॉय है प्रेजेंटेड विद मास इन डिस्टल फीमर, एक्सरे शो लेयन शोज फीचर ऑफ कॉर्डमेंट ट्रायंगल सन रे अपीयरेंस। Sarcoma. ठीक है, ओके, सोबेबल अपीयरेंस। Giant cell tumor. 14 ईयर फुटबॉल प्लेयर है। ठीक है, बॉय है और हाई स्कूल का है। ठीक है, हाई स्कूल। ठीक है, फुटबॉल प्लेयर डेवलप पेन इन राइट आर्म एन एक्सरे शोड a 1 centimeter sharply demarcated radiolucent lesion in the diaphysis of the tibia surrounded by dense sclerotic bone. The most likely diagnosis is? Ewing's. नहीं, ये नहीं आता होगा आप लोगों को। ऑस्टियॉइड ऑस्टियोमा। ठीक है, तो 14 साल के जब इस तरह के फीचर हो एक्सरे के ऊपर आपको वेल डिमार्केटेड रेडियोल्यूसेंट लेजन है डायाफिसिस पे आपका ये जो है ना जो मैंने आपको एडम्स वाला बताया। ठीक है, एडम्स वाला भी उसमें है और जो आपका जियोमेड में ईडी है ना वो इविंग्स भी और
ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा भी, ठीक है। डायफिसिस से आप इविंग्स पे गए हो, बिल्कुल अच्छी अप्रोच है, बट जब वो कह रहे हैं ना कि वो शाइनी सा डेंस स्क्लेरोटिक बोन है, स्क्लेरोसिस हुई हुई है, ठीक है, स्क्लेरोसिस, ठीक है, तो वो ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा है, ठीक है। अच्छा चलो, वो कहते हैं कि पेशेंट है पेनलेस मैक्सिलरी स्वेलिंग है, ठीक है, मैक्सिलरी स्वेलिंग। तो अभी मैंने वो जो आपको ग्लास वाला और कॉटन वूल वाला दिखाया था, ठीक है, रेडियो ओपेक लेयन विद ग्राउंड क्लास अपीयरेंस, ठीक है, तो मैक्सिला या मैंडिबल इससे रिलेटेड होगा, साथ में ग्राउंड क्लास अपीयरेंस या कॉटन वूल, तो इट्स व्हाट? फाइब्रस फाइब्रस डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया। चलो शाबाश बच्चों, अब भाग जो उनसे बाकी हैं, बहुत अच्छा आप लोगों ने किए, और इंशाल्लाह